जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा। और साथियों, पिछले 2-3 दिन से आपका प्रैक्टिस सेट बंद था, तो आज से आपका फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास का समय है रात 8 बजे से। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर या फिर डी मनोरंजन कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। देखिए, प्रत्यक्ष कर होता क्या है? वह कर होता है जिसे आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर का जो भार है उसी व्यक्ति को सहना पड़ता है जिस पर यह शुरुआत में लगा होता है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा आपका धन कर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, धन कर। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीमा शुल्क किसका साधन है? तो साथियों, सीमा शुल्क जो है ये विदेश व्यापार नीति का साधन है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विदेश व्यापार नीति। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1929 से 34। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? यहाँ पर सही कर लीजिए, प्रत्यक्ष होगा। तो साथियों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको केवल ग्राम सभा में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ग्राम सभा में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में टोटल 6 मूलभूत अधिकार है। पहले कितने थे? तो 7 मूलभूत अधिकार थे। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर अब कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो 7 में से 1 चला गया, संपत्ति का अधिकार, बचा कितना? 6। तो वर्तमान में 6 मूलभूत अधिकार है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 8। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा?
तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत में, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत में। तो बोला गया राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, तो 6 सप्ताह के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 6 सप्ताह के लिए। आगे देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। आगे देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो साथियों जैन साहित्य को आगम या फिर अंग बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? और प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में, कहाँ पर? ब्रिटेन में सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पर था? बताइए। तो साथियों संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र हो जाएगा कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है मुसिरी में। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, कहाँ पर? मुसिरी में। आगे देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मन्नार की खाड़ी। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगता है, तो 9 में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इसका सही जवाब है गंगा। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। गंगा और यमुना दोनों नदियों को खुला नाला बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में गंगा दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? गंगा। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे कौन सी है? तो यमुना। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 17, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है वनीकरण। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्या बोला जाता है? वनीकरण। आगे देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है? सही जवाब है, ये एक बौद्ध काव्य पाठ है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 19, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए।
तो ये छत्तीसगढ़ में पाया गया। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में 2012 में ही पाया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। बाकी निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, शासन चलाना, ठीक है, जनता की शिकायतें सुनना, ये सभी राजनीतिक दल का क्या है? कार्य है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। चीनी उद्योग की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि पर आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो साथियों, लिंगानुपात जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी है। चलिए आगे देखते हैं, सागौन मोनोकल्चर ने, खाली स्थान यहाँ पर है, में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। चलिए बताइए, सागौन जो मोनोकल्चर है इसने कहाँ प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दक्षिण भारत में। आगे देखिए, बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। चलिए आगे देखते हैं, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? इसका सही जवाब है कॉपर निकाला जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या निकाला जाता है? कॉपर निकाला जाता है। सी ऑप्शन राइट है। आज यहाँ पे देखिए, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? देखिए, मेगास्थनीज की बात करें, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन आपका राइट है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? आंसर है चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में। और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है 1921 में किया गया था। अच्छा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? माओ त्से तुंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, माओ त्से तुंग। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। दूसरी बार
1971 में, तीसरी बार 1975 में। तीसरी बार जो लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, तो पहली बार 1962 में लागू हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आपातकाल के बारे में आर्टिकल 352 से लेकर आपको आर्टिकल कहाँ तक मिलेगा, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है गांधी जी ने किया था 8 अगस्त 1942 को, और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह बताइए कौन है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, और दीन बंधु के नाम से जाना जाता है C.F. एंड्रूज को। यहाँ पे लिख देते हैं C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। अच्छा, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो ये सब व्यक्तियों के उपनाम हैं, इसे याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत में दलित के सबसे बड़े नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? सही जवाब है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है बताइए? तो लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी है। लुसाका की बात करें तो लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। कहाँ का? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे, बताइए कौन? तो ये व्यक्ति है जतीन्द्र नाथ दास। डी ऑप्शन आपका राइट है। बथुकंपा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। शाम चकेबा और छठ पूजा पूछे तो बिहार से संबंधित है। गुड़ी पाड़वा पूछे महाराष्ट्र से। हॉर्नबिल पूछे नागालैंड से। बैसाखी लोहड़ी ये सब पूछे तो पंजाब से। ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? आंसर है महाराष्ट्र राज्य से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ज्योतिबा फुले जो है किस जाति में पैदा हुए थे? तो माली जाति में पैदा हुए थे। ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो वित्त विभाग से संबंधित था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। डैश की आयु से भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु से। सी ऑप्शन राइट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL, तो उद्योग एक उदाहरण है, बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 1973 में। कब? 1973 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संख्या क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा लक्ष्यों की संख्या टोटल 17 है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला जो है ये क्यों होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नीला रंग के अधिक बिखराव के कारण आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन यानी कि बिखराव। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? आंसर है उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। चालकता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। तो ओम मीटर पर पावर -1 चालकता का एसआई मात्रक है। इसको सही कर लीजिए। किस तरह होगा? तो ये हो जाएगा आपका ओम पर पावर -1, उसके बाद मीटर पर पावर -1। यहाँ पर भी -1 होगा, यानी कि ओम पर पावर -1 मीटर पर पावर -1 ये चालकता का एसआई मात्रक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए। तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो ये है गैलियम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बड़ी आंत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है? बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। आगे देखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? ग्रेगर मेंडल ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर देखिए उत्पादक दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हरे पौधे और शैवाल आते हैं उत्पादक में, जो कि प्रथम पोषी स्तर पर आता है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। और जिसको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको मिल जाएगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए ये बैच, इसे आप लोग ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और भी डिटेल्स में जानना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।